पर जब हो रहा है तो यहाँ पर जो सभी राशन प्रसंग है उसको हम किस प्रकार से ध्यान शिविर का आयोजन यहाँ पर संचालित करा है। ध्यान शिविर आयोजन के बारे में बताने का प्रयास करना उनके माध्यम से संचालन हो रहा है। सभी राष्ट्रों सभी बजट के प्रस्ताव में आयोजित होता है, कई वर्षों से हो रहा है और ये इलाज साहिब संत लोग तो ये काम करते ही हैं साधना का, लेकिन जो भक्त लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, साधना में आगे बढ़े इस उद्देश्य प्रारंभ किया है, उस कर्म को यहाँ बनाए रखें, प्रेम की साधना का लाभ लें, इस उद्देश्य से आयोजन है। लोगों को दिया जाता है महत्वपूर्ण है सदगुरु कबीर के विचार। सदगुरु कबीर के विचार जनमानस में फैले हैं और सिद्धांत के रूप में तो लोग जानते हैं, लेकिन उसे प्रायोगिक रूप में कैसे करना है और जीवन में कैसे आत्मिक हो, उन बातों की यहाँ मस्ती दी जाती है, उन बातों को विस्तृत वर्णन किया जाता है। साधना के संबंध में साधना का प्रयोग भी कराया जाता है कि ध्यान क्या है, ध्यान में कैसे बैठे, साधना कैसे करनी है, मन को कैसे हम डालें, इन सारी चीजों की यहाँ पर चर्चा भी होती है और बैठ करके मन से साथ के लिए साधन करें। चरण में जो कभी एक दो वाक्यांश में जी जी, कवि साहब ने कहा है, संतोष सहज समाधि घड़ी गुरु प्रताप भैरव जागृति सूरज न अंत चली। जहाँ जहाँ दोनों परिक्रमा जो कुछ करो तो पूजा, सब करो दंडवत भाव मिटाओ पूजा, आंख समुद्रों कान रुद्रों काया कष्ट धारो, खुले नयन अत्यंत पहचानो सुंदर रूप निहारो, शब्द निरंतर श्री मन लागा हुई नवासना त्यागी, उठक बैठक कबूल छूटे ऐसी सारी लागी, सहज कबीर सहज अनहनी तो परजत चली आई, सुख दुख से एक बड़े परम सो पंद्रह सुविधाएं। उन्होंने ज्ञान सहज ध्यान की बातें कही है, तमाम की बातें कही है और केवल बनावटी ध्यान की बात नहीं करते हैं। जो आपका सहज स्वरूप है, आत्मसत्ता है, सहज है, उसमें होने के लिए उन्होंने राजयोग का आधार दिया है। इस प्रकार उन्होंने साक्षी की साधना उनकी अच्छी साधना है, सारे विचारों को छोड़ करके अपने आप में स्थित होना, इसके लिए उन्होंने जोर दिया है और उसी से शांति मिलेगी, क्योंकि विचारों के माध्यम से दुनिया से जुड़ते हैं और वे विचार हमें सुख दुख के झमेले में फंसाए रखते हैं, सुख दुख के आंदोलन में हम जुड़ते हैं, लेकिन साधना करके हम मन को अमन कर लेते हैं और सुख दुख से बड़े की रक्षा में पहुँचते हैं। जी, अभी 22 तारीख से प्रारंभ है इस महीने में और 26 तारीख से समापन है और 26 तारीख को कुछ दिन लाभ है, उनकी पूरी स्मृति का दिन भी है। और ये सोच करके कि उनकी स्मृति में क्योंकि वो हम सबको उन्होंने ही साधना से तरफ प्रेरित किया है, उसमें उन्होंने हमको भक्तों के लिए भी और संतों के लिए तो है ही है, लेकिन भक्तों के लिए भी उन्होंने साधना की बातें जोड़ दी है, इसलिए उनकी स्मृति में ये आयोजन किया जाता है और 26 नवंबर को है, 26 सितंबर को। आपकी ध्यान शिविर में जो टाइमिंग रखा गया है, दिन में कितने बजे? हाँ, यहाँ 4 सत्रों में पूरा हो रहा है साधना का शिविर, सुबह 6 बजे से 8-7:30 बजे तक और दूसरा सत्र 11 बजे से 12 बजे और तीसरा सत्र 3:30 बजे से 5 बजे तक और रात में 8 बजे से 9:30 बजे तक। 4 सत्रों में ये साधना का शिविर संपन्न होता है। इस आयोजन में कितने लोग लाभार्थी यहाँ पर प्राप्त करते आते हैं? 2 दिन से 60 लोग। अभी यहाँ की उपस्थिति 60 से 70 लोगों की है, जिसमें साधिकाएँ आए हैं, जिन आश्रमों से संत आए हुए हैं और भक्त लोग आसपास के लोग आए, दूर दराज से भी आए। अभी 2 भक्त आए थे जो काफी तरफ से आए, जिन्होंने बताया कि हम भी आए लाभ लेने के लिए, तो दूर से भी आए हैं, से भी आए हैं, सभी प्रकार के लोग आए हैं और लाभ ले रहे हैं। अंतिम दिवस पर इस ध्यान शिविर आयोजन को किस प्रकार समापन किया जाएगा आपकी कविता मास्टर द्वारा?
समापन सुबह के सत्र में तो जो साधना का क्रम है, साधना का और साधना संबंधी विचार का वो भी यथावत रहेगा, लेकिन दूसरा सत्र समापन सत्र होगा, उसमें जो लोग भाग लेते ध्यान साधना में, उन भक्तों का, उन संतों का भी विचार जानना चाहेंगे कि उन्हें यहाँ करके क्या लाभ मिला, जीवन में क्या परिवर्तन करना चाहते हैं, अपने जीवन में क्या इसमें साधना में सीख मिली है, वो सारी चीजें लोगों के बीच शेयर करेंगे। और फिर अंत में यहाँ के जो संत जन है व्यवस्था संबंधी बातें भी बताएंगे, अपनी बातें बताएंगे, और अंत में समापन का जो सत्संग होगा, समापन बेला में जो मुझे बोलना होगा वो विवाह दिवस के अवसर पर भी विचार रखे जाएंगे। मैंने कहा ना 25 सितम्बर को गुरुदेव जी का विवाह दिवस है, आप करके उनकी स्मृति का आयोजन है, तो उसके विषय में भी चर्चा होगी। बापू जी, आपने उनके हर दिन के विचार जो व्यक्त किए कबीर आश्रम के, वहाँ पर जो लाभार्थी संख्या हुए हैं, जो साधु है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जीवन में क्या मिल रहा है, से जीवन में क्या कुछ मिल रहा है? तो कबीर आश्रम में जो ध्यान शिविर चल रहा है, यहाँ पर भक्तजन पहुंचे हैं, उनसे भी हम उनका मुखारबिंद विचार जानने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से यहाँ पर जो कबीर पंथ का ध्यान शिविर लगाया गया है, वहाँ पर पहुंचे हुए भक्तजन। सर नमस्कार। जी, इस आयोजन के बारे में आपका क्या कहना है? जी, ये तो निरंतर अनुभूति करने वाली कार्यक्रम है, और मैं तो बचपने से जुड़ा हुआ हूँ। और मनुष्य चाहे जितना अर्जित कर ले, उपार्जन कर ले, लेकिन उसको आत्मिक शांति के लिए स्वरूप में स्थित होने का मेन पर्पज होना चाहिए, और हम इसी पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। जी, जिस कबीर आश्रम का जो आप लाभ ले रहे हैं, उसके आपके जीवन पर क्या असर पड़ रहा है? इसने तो मेरा जीवन को ही परिवर्तित कर दिया है। हम अपने सारे दुर्गुणों का परित्याग कर रहे हैं। मांसाहार नहीं होता हमारे इस संप्रदाय में, शराब, जुआखोरी, ये सब दुर्व्यसनों का परित्याग करते हैं। और साथ ही साथ न केवल हम अपने आचरण को सुधार किए हैं, बल्कि अपने परिवार, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को। और मैं तो शिक्षा व्यवसाय से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, इसलिए मैंने कोशिश की अपने कार्य अवधि में, अपने सेवा काल में, कि मैं अपने बच्चों को भी ऐसे ही सद्गुणों से सुशोभित करने का प्रयास करता रहा। जी, इस ध्यान शिविर से आप लाभान्वित होकर अन्य जो आम नागरिक है उनको क्या संदेश देना चाहिए कबीर आश्रम के माध्यम से? मैं कबीर आश्रम के माध्यम से सारे लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि लोग अपने दुर्गुणों का परित्याग करें, सद्गुणों के ओर प्रवृत्त हों, ताकि उनका और उनके परिवार का और साथ साथ में अपने पड़ोस का, परिवार का, राज्य का, देश का भी विकास हो, सद्गुणों का विकास हो, और लोग जो हैं सदाचारी हों। ये मैं लोगों से अपील करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे ध्यान शिविर जो लगा है ग्राम करीबदर कबीर आश्रम में। यहाँ के भक्तजन बता रहे थे कि हम इस आयोजन में आकर इससे बहुत पूरे से जुड़े हुए हैं और अपने जीवन में बहुत अतुलनीय बदलाव देखने को मिला है। तो हम सभी आम जनता से भी अनुग्रह करेंगे कि किस प्रकार से इस पंथ को अपनाकर आप अपने जीवन को सदाचार बना सकते हैं और गांव और राज्य और देश को भी समृद्धशाली देश बना सकते हैं। तो बने रहिए पब्लिक लाइफ न्यूज 24 जिला संवाददाता हेमशंकर सोनवानी के साथ। धन्यवाद।
न्यूज़ 24 मैं शंकर सोनाली, जिला संवाददाता बालोद। आज हम गुरूर ब्लॉक के बॉडी ग्राम पर पहुंचे हैं, जहां पर गुरूर एग्रोफेड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा किसान भाइयों के लिए आम सभा का आयोजन किया गया है। तो हम एग्रोफेड प्रोड्यूसर कंपनी के यहाँ पर जो कर्मचारी मौजूद है, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार आज ग्रामीण किसानों के लिए आज आम सभा का आयोजन इनके द्वारा रखा गया है। नमस्कार सर, पब्लिक लाइव न्यूज़ नेशन। आज के किसान आम सभा के बारे में हमें बताइए, किस प्रकार से आम सभा रखा गया है आप लोगों द्वारा? हमारा जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी गुरूर के नाम से, इसका उद्घाटन मतलब जो समिति का गठन जो होता है, उसमें 1 साल पूर्ण होने पर हमारे समिति के जितने भी किसान जुड़े हैं उनका हमको वार्षिक आम सभा करके हमारे समिति का आय व्यय की उनकी जानकारी उनको प्रदान करना, ये आम सभा इसलिए आयोजन किया गया है। जिसमें हमारे समिति में लगभग 304 किसान जुड़े हुए हैं, जिसमें एक बॉडी है जिसमें 10 बीओडी सदस्य रहते हैं। 10 बीओडी सदस्य जो कार्यकारिणी सदस्य कहलाते हैं, उनके द्वारा समिति गठित करके हम बाकी और किसान को शेयर धारक बनाए हैं। वर्तमान में हमारे पास समिति में 304 शेयर धारक हैं, जिनके बीच हमारे शासन की जितने भी गाइडलाइन है, खाद बीज का लाइसेंस है, दवाई का लाइसेंस है, हमारे पास नाफेड द्वारा सहयोग करते हैं। सहयोगी जो संस्था है, जो संस्था द्वारा आटा, दाल, चाय पत्ती उपलब्ध कराती है, वो किसानों को हम कम मूल्य में किसानों को उपलब्ध कराते हैं। साथ में किसानों की आय में वृद्धि करना हमारा उद्देश्य है। इसके साथ में समिति जो संचालित होता है, उसमें हम किसानों को खाद बीज दवाई के अलावा किसानों को पहले दिन से लेकर फसल के अंतिम दिन तक किसानों को लोग सपोर्ट करते हैं, जिसमें हम किसानों की आय में वृद्धि होती है। यही हमारे साथ किसानों को शासन हमारे को मदद कर रही है। जो शासन की अधिकृत संस्था में हमें 3 साल तक शासन द्वारा को मदद प्राप्त होती है। जो आम सभा आपके द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है, या जिले स्तरीय या ब्लॉक स्तरीय कोई भी यहाँ पे किसान आकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या आपके जो शेयर हैं उन्हीं यहाँ पर उपलब्ध है? ये जो किसान आयोजन किया गया है किसान सभा का, आम सभा का, इसमें क्या ब्लॉक स्तरीय है। शासन के गाइडलाइन के अनुसार एक ब्लॉक में एक समिति बनाना है। तो ऐसे हमारे पास बालोद जिले में 3 समिति संचालित है, जिसमें के एक समिति ये है। तो उसकी हम ब्लॉक से इस तरह जितने भी किसान जुड़े हैं उनको हम लोग बुला के उनका आम सभा करवा रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का दवाई है प्रोडक्ट किस प्रकार से वितरण किया जाता है आपके द्वारा? इसमें दवाई का वितरण इस प्रकार से, किसान जो बाहर से किसान जो दवाई लेते हैं उनका किसान को मूल्य तो ज्यादा होता है, तो हम लोग किसान को कम कंपनी से डायरेक्ट परचेज करते हैं। कंपनी से लेने के बाद किसान को कम मूल्य में दवाई उपलब्ध कराते हैं, जिससे किसान अपना 1 एकड़ की किसानी अगर करते हैं तो 1 एकड़ किसानी में आराम से 1200 से 1500 रुपया जो बाहर से खरीदी करेंगे उतना पैसे उनसे बचा सकते हैं। तो किसान को क्या होता है कि बीच में जो मार्जिन खाने वाले जो व्यापारी हैं उनसे कम रेट में उनको दवाई उपलब्ध हो जाता है। इससे धान में लगने वाली बीमारी के बारे में बताइए, और उसके जो दवाई उसके निराकरण के लिए जो दवाइयों को किया जाता है उसके बारे में हमें जानकारी प्रदान कीजिए हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से आम किसानों के लिए। जैसे कि वर्तमान में भी दवाई है, एक तना छेदक एक बीमारी है, जिससे किसान बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, और उसका दवाई हम अगर मार्केट में लेने जाएंगे तो 750 रुपए के आसपास 1 लीटर का आता है। 1 लीटर 2 एकड़ का डोज रहता है। तो इस तरह से दवाई हम लोग किसानों को 560 रुपए में दे रहे हैं, जिससे किसानों को लगभग सेम दवाई है। उसका टेक्निकल नेम जो सैपरमेथ्रिन जो उसका टेक्निकल नेम है, दवाई वही रहता है। तो कंपनी भी किसान चाहते वही कंपनी ला के दे सकते हैं, लेकिन मार्केट के बाजार से हम उनको 100 रुपये 150 रुपये डिफरेंस उनको देते हैं। बालोद जिले में आपकी कंपनी से कितने लोग अभी कार्यरत है? जिस एग्रोफेड प्रोसेसर कंपनी में है, कितने लोग कार्यरत हैं बालोद जिला में? कार्यरत है कि मतलब आपकी कंपनी जो सदस्य जुड़े हुए जिस समिति में बालोद जिले में 3 समिति संचालित है। एक डोंडीलवाड़ा में संचालित है सक्षम एग्रोफेड नाम से, दूसरा बालोद में संचालित है गुरूर एग्रोफेड के नाम से, तांदुला एग्रोफेड के नाम से, और तीसरा जो हम जहाँ पे बैठे हैं अभी गुरूर में गुरूर एग्रोफेड के नाम से। तो हेड ऑफिस कहाँ पे है? मेरा हेड ऑफिस बालोद ही है। मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पोस्ट हूँ, तो तीनों समिति को मैं देखता हूँ बालोद जिले में। तो वर्तमान में तीनों समिति मिला के लगभग 1200 किसान हमारे समिति से जुड़ गए हैं, और इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो मार्केट से लिंकेज कम रेट मिल रहे हैं, साथ में किसानों से बाहर बेचने न जाना पड़े करके किसानों को हम वहाँ सर्विस भी देते हैं कि किसान जो है हमें समिति से खाद दवाई लेन देन करते हैं, साथ में अपना जो उत्पाद है
जहाँ पर मार्केट उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो मार्केट उपलब्ध कराने का काम भी हमारा यही रहता है। आम किसानों से आप किस प्रकार संपर्क रखते हैं सर? गाँव-गाँव जाकर शिविर कैंप लगाते हैं या पंचायत स्तर पर रखते हैं? नहीं, दोनों काम करते हैं। गांव में शासन द्वारा बनाया गया जो किसान मित्र हैं उनसे भी जाकर मिलते हैं, पंचायत को भी सपोर्ट कर लेते हैं कि पंचायत भी हमको अच्छे एक्टिव किसान अगर मिलते हैं तो उससे किसानों की हमारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं, समिति में जोड़ने से क्या लाभ होगा वो भी जानकारी देते हैं। साथ साथ में उनके जो बीच का राशन है, तेल है, जो भी शासन से उत्पादित वस्तु है जो शासन किसानों को सब्सिडी मूल्य में देती है, उस मूल्य को जानकारी किसानों को देते हैं और उसको समूह में जोड़ने के प्रेरित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे थे पब्लिक लाइव न्यूज नेशन और गुरु एग्रोफेड प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा गुवाहाटी में आज किसान भाइयों के लिए आम सभा का आयोजन रखा गया है। तो उन्होंने बताया कि अपनी कंपनी तो हमें कहा है जब किसान मन जब संगठित हो तो हमें ज्यादा फायदा मिली। कैसे ज्यादा फायदा मिली? जमीन है उपयुक्त तो सिर्फ धान भर है, बरसात भर। तो यहाँ पर विंध्यवासिनी मंदिर जिला धमतरी के जो मुख्य पर्यटक स्थल है वहाँ पर हम और मौजूद है पुजारी जो, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से इस जो बिलई माता मंदिर है उसको विंध्यवासिनी माता के नाम से जाना जाता है। तो नमस्कार पंडित जी। हाँ, ये माता विंध्यवासिनी जो है जिसको हम बिलई माता बोलते हैं, ये स्वयंभू है, माता धरती से निकली हुई है। ये सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। यहाँ अभी दिन दुखी जो भी यहाँ व्यक्ति आते हैं, माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। ये एक माँ विंध्यवासिनी शक्ति पीठ है, जिसे हमारे धमतरी अंचल में जहाँ भी किसी को तकलीफ होता है तो माँ के शरण में आते हैं, तो सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। यह मंदिर कितने वर्ष पुरानी है पंडित जी? यह मंदिर वैसे तो हम लोग 7 पुश्तों से इनकी के चरणों में सेवा करते आ रहे हैं। माँ विंध्यवासिनी तकरीबन 500 वर्ष पुराना इनका मंदिर है। इनका प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया गया है, ये स्वयंभू है। यहाँ के राजा को जब स्वप्न दिखे तब ये यहाँ आके यहाँ मंदिर बनवाए थे। यह मंदिर पुरातत्व विभाग में आता है कि ट्रस्टी चलाते हैं इसको? ये अभी तो पुरातन तत्व में तो अभी जानकारी नहीं है, लेकिन ट्रस्ट का इनमें सेवा है। जो यहाँ के ट्रस्टी हैं वो मंदिर का संचालन करते हैं और हम सब पुजारी जो है 60 से 65 परिवार हैं जो 60 पीढ़ियों से माता के चरणों में सेवा करते आ रहे हैं। माँ विंध्यवासिनी जो है उसको बिलई माता के नाम से जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ी में बिलई जो है काली को बोला जाता है। ये काली स्वरूपिणी माता है। ये माता जो है काली स्वरूपिणी है। पहले यहाँ बलि का बहुत विशेष प्रथा चलती थी, लेकिन हम लोग जात के ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में बलि प्रथा का बिल्कुल कहीं भी प्रावधान नहीं है। इसलिए हम लोग बलि के जगह में रखिए के बलि से माता को संतुष्ट किया और माता जो है मान गई और सब खुशहाली से हम सेवा करते आ रहे हैं। और जितने भी भक्त यहाँ आते हैं माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। शासन प्रशासन द्वारा इस ट्रस्ट मंदिर को किस प्रकार से सहायता प्रदान करते हैं? शासन प्रशासन से तो अभी तक तो आवश्यकता नहीं पड़ा है। यहाँ के श्रद्धालु जो है इनके प्रति बहुत आस्था और भक्ति है, इसलिए किसी भी प्रकार से शासन प्रशासन से कोई भी लाभ या नहीं मिलता और ना ही लेते हैं। शारदीय नवरात्रि में यहाँ पर कौन सी संख्या में यहाँ पर ज्योत प्रज्वलित किया जाएगा? वैसे तो यहाँ विशेष रूप से घी का ही ज्योत जलाया जाता है, प्रज्वलित किया जाता है। माता में तेल वगैरह और किसी भी प्रकार से ज्योत नहीं जलाया जाता। शुद्ध घी से ही यहाँ की माता का ज्योत प्रज्वलित होता है। तकरीबन 2500 से ऊपर ज्योत जो है प्रज्वलित होता है। यहाँ तक के विदेशों से भी इनके लिए हर साल जो है ज्योति के लिए पंजीयन कराया जाता है और माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। विंध्यवासिनी माता जी के अलावा यहाँ पर और कौन कौन से देवी देवता विराजमान? यहाँ धमतरी अंचल में 3 ही देवी है जिनको विशेष रूप से माना जाता है। हमारी आराध्य देवी माँ विंध्यवासिनी है। दूसरा यहाँ पे धमतरी के अंचल के अंतर्गत शहर के अंदर माँ दंतेश्वरी है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है दंतेश्वरी। और माँ अंगार मूर्ति है जो गंगरेल बांध के किनारे स्थापित किया गया है। बहुत धन्यवाद पंडित जी। आप देख रहे थे इसे विंध्यवासिनी माता मंदिर जिला धमतरी मुख्यालय पर स्थित है। वहाँ पर इस मंदिर की जो 500 वर्ष पुरानी इस प्राचीनतम मंदिर का बखान किया गया है कि इस मंदिर बहुत ही प्राचीन है और यहाँ पर देश विदेश से लोग भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और अपना मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो बने रहिए पब्लिक लाइव न्यूज नेशन 24। धन्यवाद।
जो मैं छत्तीसगढ़ से मैं तुम्हारी संवाददाता छत्तीसगढ़ से। तो हम छत्तीसगढ़ की जिला धमतरी के प्रमुख पर्यटन स्थल जो पूरे छत्तीसगढ़ में जाने माने जाते हैं, और छत्तीसगढ़ ही के पूरे देश विदेश में हमारे जो जिला धमतरी के प्रमुख जिला मुख्यालय पर स्थित माता उसके विंध्यवासिनी माता के नाम से जाना जाता है। तो हम यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे हम बात करते हैं किस प्रकार से इस माता की जो विशेषताएँ हैं जो है हम हमें बताने का प्रयास करेंगे हमारे इन जगह के माध्यम से। नमस्कार पंडित जी। और बढ़ते जा रही है। और मैं यही कहना चाहूँगा आप सबसे कि आप सब धर्म प्रचार के लिए अच्छा बुरावे लगेंगे, गुरुजनों की सेवा कीजिए, सबका कल्याण सब होते रहे। और धर्म कर्म के विकास जो युवा के लिए है उसको प्रतिदिन एक कर्म जो है भाव धर्म कर्म संस्कार वो हमें बच्चों को करने देना। आज की जो पीढ़ी जो भटक रही है उसकी मानसिक जो धर्म कर्म करने ये आपको बहुत अच्छे चर्चा बता